आज की इस वीडियो में हम हरिजन गाथा की 2 पद्यों पर चर्चा करने के बाद उनकी जो सत्य कविता है उसका अध्ययन करेंगे। बुद्धू ने पूछा धरती टेक कर उठते उठते, झरिया गिरिडीह बोकारो, कहाँ रखोगे छोकरे को? वही ने जहाँ अपनी बिरादरी के कुली हुजूर होंगे 150। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया भी। और फिर अपने आप से धीमी आवाज़ में कहने लगा बुद्धू, छोकरे की बदनसीब तो देखो, माँ के पेट में था तभी इसका बाप भी झोंक दिया गया उसी आग में। बुद्धू ने धरती टेक कर खड़े होते हुए जो खदीरन है उनसे पूछा कि इस बच्चे को किस जगह पर रखोगे। फिर 1-2 जगहों के नाम बतलाते हैं, उनमें है झरिया, गिरिडीह और बोकारो। इन तीनों स्थानों में से किस स्थान पर तुम इस बच्चे को छोड़ करके आओगे? कहाँ रखोगे छोकरे को, अर्थात इसको कहाँ छोड़ करके आओगे? वही ने जहाँ अपनी बिरादरी के कुली हुजूर होंगे 150। फिर वह अपने आप ही जवाब देते हुए कहता है कि इसको अपन को वहीं छोड़कर आना है जहाँ पर अपनी जाति के 150 कुली और मजदूर रह रहे होंगे। अर्थात इसे उच्च लोगों के मध्य हमें छोड़कर नहीं आना है, बल्कि ऐसे लोगों को ही मध्य छोड़कर आना है जहाँ इसकी सुरक्षा हो सके और जहाँ अपनी ही जाति के लोग रहते हो। 4-6 महीने बाद ही कोई काम पकड़ लेगी सुखिया। इसकी माँ जो उसका नाम है सुखिया, कि ये सुखिया अभी तो इसके काम करने लायक नहीं है, लेकिन 4-6 महीने के बाद में यह काम करने योग्य हो जाएगी तो वहीं पर कह कोई काम देख लेगी, कोई काम पकड़ लेगी सुखिया। और फिर अपने आप से धीमी आवाज़ में कहने लगा। फिर उसके बाद वह अपने आप से मंद स्वर में कहने लगा। क्या कहने लगा देखो, छोकरे की बदनसीब तो देखो, कि इस बच्चे का बदनसीब तो देखो, इसकी किस्मत तो देखो कितनी ख़राब है। जब ये पेट में था तब क्या हुआ था, माँ के पेट में था तभी उसका बाप भी, कि जब ये माँ के पेट में था तभी इसके बाप को मतलब इसके पिताजी को अग्निकांड में झोंक दिया गया। और अब उसका इशारा है कि और अब इसको अपनी जन्मभूमि को भी छोड़ करके जाना पड़ रहा है। तो यह इसकी एक बदनसीबी है, बदकिस्मती ही है जी। है बिल्कुल कुछ भी नहीं है इसमें, तो स्पष्ट समझ में आ रहा है। तो बेचारी सुखिया जैसे तैसे ताल ही लेगी हमको, मैं तो इसे साल साल देख आया करूँगा जब तक चलने फिरने की ताकत झोले में। तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज? देखो फिर बुद्धू सोचने लगा, बालक की माता बेचारी सुखिया जैसे तैसे इसका पालन पोषण कर लेगी। मैं प्रत्येक साल इस बालक को देखने आया करूँगा जब तक मेरे शरीर में चलने फिरने की ताकत है। अगर जब तक चलने फिरने की ताकत चोले मानी शरीर में चलने फिरने की ताकत है, तब तक मैं इसको जैसे भी समय मिलेगा देखने के लिए आया ज़रूर करूँगा। तो क्या आगे भी इस कलुए के लिए भेजते रहेंगे खर्ची गुरु महाराज? वो कहते हैं कि गुरु महाराज ने अब जो इनका खर्चा वहन किया है, क्या आगे भी वे इस प्रकार से इनके लिए खर्चा भेजते रहेंगे? क्योंकि यदि वो नहीं भेजेंगे तो इनका गुजारा कैसे होगा? इस प्रकार सोच विचार करता हुआ बुद्धू अपने छप्पर की ओर चला गया। ठीक है, बढ़ गया बुद्धू अपने छप्पर की ओर। नाचते रहे लेकिन माथे के अंदर, लेकिन उसके मस्तिष्क में विभिन्न प्रकार के विचार कौंधते रहे। गुरु महाराज के मुँह से निकले हुए कौन कौन से क्या कौनता रहा, क्या उसके मस्तिष्क में आता रहा? गुरु महाराज के मुख से निकले हुए विभिन्न हथियारों के नाम और आकार प्रकार। गुरु महाराज ने जिन हथियारों का उल्लेख किया गया था उन हथियारों के बारे में वह भी सोच रहा था और उसके मुख में उनका नाम बार बार आ रहा था। उसमें खुखरी, भाला, गंडासा, बम, तलवार, गंडासा, भाला, कुकरी आदि विभिन्न प्रकार के जो हथियार थे, जिन हथियारों का उपयोग करके उसके पिता की हत्या की गई थी, उस बच्चे के पिता को मारा गया था, उन सभी का नाम उनके दिमाग में कौंध रहा था। ये तो हुई उनकी हरिजन गाथा कविता। तो जो हरिजन गाथा कविता है, इसके भावार्थ को
कि ये क्या संदेश देना चाहती है, ज़रूर याद कर लेना। अगली है हमारी सत्य कविता, नागार्जुन की सत्य कविता है। सत्य को लकवा मार गया है, वह लंबे काट की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात। वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहा सारा दिन सारी रात, कोई भी सामने नहीं आया। सत्य को लकवा मार गया। इस कविता के माध्यम से नागार्जुन जी ये कहना चाहते हैं कि जो सत्य है अर्थात वास्तविकता है, उसको वर्तमान समय में उसका बखान करना एक घातक ही होता है। अर्थात जो सत्य है वह समाप्त होता जा रहा है और जो झूठ है उसका साम्राज्य बढ़ता जा रहा है। अर्थात सच्चे लोगों की बात कोई नहीं सुनता है। इसलिए नागार्जुन जी क्या कहते हैं, देखो, वर्तमान समय में सत्य को लकवा मार गया है। ऐसा लगता है कि सत्य को तो लकवा ने मार लिया है, अर्थात सत्य कमज़ोर पड़ चुका है, सत्य प्रभावहीन हो चुका है, सत्य पर कोई ध्यान नहीं देता। एक लंबे काठ की तरह, वह किसकी तरह? एक लंबे काठ की तरह पड़ा रहता है सारे दिन सारी रात। जिस प्रकार निर्जीव काठ होता है, लकड़ी होती है, वह दिन और रात पड़ी रहती है, और मतलब जो निर्जीव वस्तु है वह तो पड़ी ही रहेगी, कैसे उठ पाएगी। तो उस निर्जीव वस्तु की भांति ये सत्य भी पड़ा ही रहता है, अर्थात सत्य की तरफ कोई ध्यान ही नहीं देता है सारे दिन सारी रात, रात और दिन, ठीक है। वह फटी फटी आंखों से टुकुर टुकुर ताकता रहता है। वह अपनी जो आँखें हैं उनसे चारों ओर चुपचाप देखता रहता है, गुमसुम। कोई भी सामने से आए जाए, उसके सामने से कोई आए या जाए इस बात का उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको तो ऐसा लगता है, जिस प्रकार से लकवा किसी को पैरालिसिस हो जाता है तो वह निश्चेष्ट हो जाता है। यदि उसके मस्तिष्क में पैरालिसिस हो गया तो उसका दिमाग काम करना बंद कर देता है। इसी प्रकार जिस अंग के अंतर्गत पैरालिसिस होता है वह अंग काम करना बंद कर देता है। उसी प्रकार से ऐसा लगता है कि मानो इस सत्य को भी लकवा मार गया है, और जो सत्यवादी व्यक्ति होता है कोई भी उसका साथ नहीं देता है। उसी और कवि का यहाँ संकेत है। सत्य के सामने चाहे कोई भी आए या जाए, उसकी सूनी दृष्टि पर उसका कोई भी असर नहीं पड़ता है। वह लकवेग्रस्त व्यक्ति की भांति निश्चेष्ट पड़ा रहता है। सत्य की सूनी निगाहों में जरा भी फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कहा उसकी निगाहों में कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। पथराई नज़रों से वह यूं ही देखता रहता है, बिल्कुल पथराई नज़रों से वह उसको देखता रहता है सारा दिन सारी रात, और दिन और रात वह एक ही मुद्रा में रहता है, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। सत्य को लकवा मार गया है, गले से ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई है। उनका वर्तमान काल में ऐसा लगता है कि जो सत्य है उसको तो लकवे ने मार दिया है, अर्थात निश्चेष्ट कर दिया है। वह एकदम कमज़ोर पड़ गया है। कहाँ से? गले से ऊपरी वाली मशीन पूरी तरह बेकार हो गई है। गले से ऊपर वाली मशीन कहने का मतलब यह है कि उसके नाक, मुंह, कान, मस्तिष्क आदि सभी ने काम करना पूर्णतः बंद कर दिया है। ये पूर्णतः प्रभावित हो चुके हैं और ये कुछ भी सोच पाने में संभव नहीं हो पा रहा है। सोचना बंद, समझना बंद, याद करना बंद। क्या क्या उसका बंद हो गया? सोचना, समझना, याद रखना, सब कुछ उसका बंद हो चुका है। दिमाग की रगों में जरा भी हरकत नहीं है। ऐसा लगता है कि उसकी जो दिमाग की नसें हैं, नसें हैं, उनमें कुछ भी हरकत नहीं है। वो पूरी तरह लकवे के द्वारा ग्रस्त हो चुकी है, अर्थात उसके जो सत्य है उसके बारे में लोग सोचना ही नहीं चाहते। यह संकेत है कवि का, सत्य को लकवा मार गया है। ऐसा लगता है मानो इस सत्य को तो लकवे ने मार दिया है और निश्चेष्ट कर दिया है। कोई अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, और अंदर डालकर जबड़ों को झटका देना पड़ता है, तब जाकर खाना गले के अंदर उतरता है। मुख में कोर डालने पर वह स्वयं अंदर नहीं जाता, बल्कि जबड़े को झटका देना पड़ता है, तब जाकर वह अंदर पेट के अंतर्गत जाता है, और क्योंकि खाना गले से नीचे ही नहीं उतरता। कहने का मतलब जो सत्य है बहुत कड़वा होता है और वह किसी भी व्यक्ति को स्वीकार नहीं होता, व्यक्ति उसको स्वीकार करना ही नहीं चाहता है। ऊपर वाली मशीनरी पूरी तरह बेकार हो गई, सत्य को लकवा
मार गया। ऊपर वाली मशीनरी का मतलब वही हमारा जो मस्तिष्क है उसने काम करना पूर्णतः बंद कर दिया है, इसलिए ऐसा लगता है मानो सत्य को तो लकवे ने ही ग्रस्त कर दिया है। वह लंबे काट की तरह पड़ा रहता है सारा दिन सारी रात, वह आपको हाथ थामे रहेगा, देर तक वह आपकी बात सुनता रहेगा, देर तक, लेकिन लगेगा नहीं उसने आपको पहचान लिया है। जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा, पहचान की उसकी क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। तो यह कवि क्या कह रहे हैं, देखो कि ऐसा लगता है कि वो सत्य को लकवा मार गया, अर्थात इस सत्य को लकवा मार गया कहने का मतलब कवि का ये है कि सत्य को कोई भी स्वीकार करने को तैयार नहीं होता है। और एक तरह से जो सत्य बात को यदि किसी के सामने प्रस्तुत किया जाता है तो वह उसको सुनकर निश्चेष्ट हो जाता है और वह स्वीकार नहीं करता है। काठ की तरह पड़ा रहता है, यानी कि काठ की तरह बिल्कुल निश्चेष्ट पड़ा रहता है, ऐसा लगता है कि उसके अंतर्गत कोई चेतना ही न हो, सारे दिन सारी रात, और रात और दिन उसकी यही एक ही प्रतिक्रिया रहती है। वह आपका हाथ थामे रहेगा देर तक, ऐसा लगेगा कि उसने आपका हाथ देर तक थामा हुआ है और देर तक आपके हाथ को वह थाम रहा है, आपकी ओर देखता रहा है। ठीक है, आपकी ओर देखता रहा देर तक, और आपकी ओर देर तक देख रहा है, वह आपकी बातें सुन रहा है देर तक। ऐसा लगता है कि वो देर तक आपका हाथ थामे हुए हैं, आपको देख रहा है, आपकी बात को सुन रहा है, लेकिन लगेगा नहीं कि उसने आपको पहचान लिया है। लेकिन सबके पश्चात भी ऐसा लगता है कि वह आपसे अपरिचित है, आपकी बातों को सुन ही नहीं लिया, आपकी बातों को उसने पहचाना ही नहीं है। जी नहीं, सत्य आपको बिल्कुल नहीं पहचानेगा, क्योंकि सत्य आपको पहचानेगा ही नहीं, क्योंकि सत्य तो पहचाना ही नहीं जाता। सत्य को यदि स्वीकार कर ले तो इस संसार से जो अन्याय है वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाए, लेकिन सत्य की कोई सुनना ही नहीं चाहता। हर व्यक्ति असत्य के मार्ग पर चलना स्वीकार करता है, पहचान की उसकी क्षमता हमेशा के लिए लुप्त हो चुकी है। ऐसा लगता है कि इसकी जो पहचान की जो क्षमता थी वह हमेशा हमेशा के लिए निर्जीव हो गई है और वह एक चेतना शून्य प्राणी बन गया है। जी हाँ, सत्य को लकवा मार गया है। ऐसा लगता है कि सत्य को तो लकवे ने चेतना शून्य कर दिया है और उसके सोचने समझने की शक्ति पूर्ण तरह समाप्त हो चुकी है। उसे इमरजेंसी का साक लगा है, लगता है वह अभी किसी और का नहीं रहा। सत्य को स्वार्थ साधने में बाधक मान रहे हैं और सत्य की सर्वथा उपेक्षा हो रही है, और ऐसा लगता है कि मानो आपातकाल का साक लग गया है। इमरजेंसी होता है आपातकाल, कि इसको आपातकाल का साक लग चुका है। इस कारण से अब वह और किसी का नहीं रहा और वह एक निर्जीव प्राणी बन चुका है। जी हाँ, सत्य अब पड़ा रहा लोथ की तरह, स्पंद सुन मासल देह की तरह। लोथ की तरह, वही एक लोथ होता है निर्जीव शरीर की तरह, और मांस युक्त होते हुए वह चेतना शून्य होकर, कहने का मतलब है वह इंसान तो है लेकिन उसके अंतर्गत सोचने समझने की शक्ति पूरी तरह समाप्त हो चुकी है। इसलिए ऐसा लगता है कि सत्य को तो लकवे ने ही ग्रस्त कर दिया है, मार दिया है।